नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन कक्षा भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। और 10वीं कक्षा का ऑनलाइन बैच चल रहा है और आप लोगों की पढ़ाई जो है निरंतर चल रही है। तो आज की कक्षा लेकर के मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ सरस्वती, माँ शारदे आपको जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करे और माँ शारदे के आशीर्वाद से आप जो है अपना जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, उस ध्येय में, उस लक्ष्य में आप जो है सफलता को प्राप्त करें और उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। ऐसी शक्ति माँ शारदे आपको प्रदान करे, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की कक्षा भी आपको जो हमने निर्धारित समय तय किया है कक्षा उपलब्ध कराने का, उससे थोड़ा सा लेट ही मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम है और उस वजह से स्कूल से आने के बाद थोड़ा सर दर्द वगैरह ये दिक्कत थी, तो थोड़ा सा मतलब उसका ट्रीटमेंट लिया। अब थोड़ा लगा कि हाँ मैं क्लास ले सकता हूँ, तो मैंने क्लास को लेना शुरू किया है। बहरहाल, समानाधिकरण तत्पुरुष ये नाम आपके लिए नया हो सकता है। कर्मधारय समास ये जरूर आपने सुना होगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में कर्मधारय समास है। कल हम अव्ययी भावी समास को पढ़ चुके हैं। अव्ययी भावी समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अव्यय की प्रधानता होती है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है, उसका अव्ययी भावी समास कहते हैं। ये हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, जिसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। मैं जब समास का परिचय दे रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि समास 4 प्रकार के होते हैं और उसमें तत्पुरुष समास के 2 भेद मैंने आपको बताए थे। एक तो कर्मधारय समास और एक होता है आपका द्विगु समास, ठीक है। ये दोनों ही तत्पुरुष के भेद हैं। तो आज की कक्षा में हम इन दोनों समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और द्विगु जो समास है उसको भी हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए अच्छे से, कॉपी पेन पेंसिल वगैरह निकाल करके, और साथ के साथ आप लिखते जरूर चलें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, तत्पुरुष समास में विग्रह वाक्य में लिखते जाइए। तत्पुरुष समास में देखिए, विग्रह वाक्य में जब विभक्ति समान रहती है तब वहां समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। देखिए, यहां समझ में आ गया आपको। यानी तत्पुरुष समास में जब विग्रह किया जाता है तो उसमें जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में जब विभक्ति समान होती है तो वहां पर आपका जो है समानाधिकरण तत्पुरुष जो है समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, ठीक है। क्योंकि कर्मधारय को हम समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या कह रहा है, देखिए।
देखिए इसके दोनों पद प्रथमा विभक्ति में होते हैं और यथासंभव लिंग व वचन भी समान होते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, यानी यथासंभव वचन और जो लिंग है वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आगे एक लाइन लिख दीजिए, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये आपके कर्मधारय समास की परिभाषा हो गई। देखिए मैं पढ़कर आपको, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे देख लीजिए, आप लिखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। तत्पुरुष समास में विग्रह वाक्य में, ठीक है, तत्पुरुष जो समास होता है उसका जो विग्रह वाक्य होता है, उसका जो पूर्व पद एवं उत्तर पद जो होते हैं, पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर पद होता है आपके बाद वाला पद। ठीक है, उनकी विभक्ति जब समान होगी, दोनों में विभक्ति एक जैसी होगी, प्रथमा है तो प्रथमा होगी, उसमें भी द्वितीय है तो द्वितीय ही होगी। ठीक है, दोनों समान होनी चाहिए, तो वह जो क्या समास है वो आपका समानाधिकरण समास कहलाता है, उसको हम समानाधिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके दोनों पद जो है आपके प्रथमा विभक्ति में होंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विभक्ति समान होगी, तो दोनों पद क्या होंगे, आपके प्रथमा विभक्ति के ही होंगे, और यथा संभव यानी जहां तक संभव होगा उनमें लिंग और वचन भी क्या होगा, एक जैसा होगा। समझ में आ गई बात आपको? मैं उदाहरण आपको लिखवाता हूं। डस्टर कहाँ रख दिया, डस्टर ये रहा। चलिए उदाहरण लिखिए। जैसे नीलम कमलम, ठीक है, बराबर नील कमलम। नील कमलम ये जो शब्द है इसका समास विग्रह हो गया नीलम कमलम, इन्हीं दोनों के अंदर प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग का है नीलम। ठीक है, और दोनों के अंदर आपके प्रथमा विभक्ति हो गई है। इसके अलावा एक और उदाहरण देख लीजिए, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, ठीक है, बराबर पीतांबरम। पीतम अंबरम दोनों के अंदर आपके प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, पीतम अंबरम पीतम अंबरम यानी पीतांबरम। ठीक है,
देखिए कर्मधारय समास जो है आपका, इसके कुछ रूप दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से रूप जो है इस समास में होते हैं, आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ दोनों उदाहरण को। कर्मधारय समास के रूप, ठीक है। कर्मधारय समास के रूप, अब किन किन रूपों में कर्मधारय समास का प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे पहले अपना आता है नंबर 1 पे विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, ठीक है। देखिए विशेषण विशेष्य कर्मधारय किस तरीके से होता है, विशेषण और विशेष्य। जैसे शुभम कार्यम, शुभम कार्यम बराबर शुभ कार्यम। शुभम कार्यम बराबर शुभ कार्यम। विशालः वृक्षः, देखिए दोनों पदों में विभक्ति समान है। विशालः इसमें भी प्रथमा है, वृक्षः इसमें भी आपके प्रथमा है, ठीक है। बराबर हो जाएगा विशाल वृक्षः, विशाल विशाल वृक्षः, ठीक है। महान जनः, महान जनः बराबर महाजनः, ठीक है। महाजनः, ठीक है, महान जनः बराबर महाजनः, ये आपके विशेषण विशेष्य से संबंधित हैं, ठीक है। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम बराबर नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, ये आपके विशेषण विशेष्य से संबंधित उदाहरण है। सन जनः बराबर सज्जनः, ठीक है बेटा। महत काव्यम, महत काव्यम बराबर हो जाएगा आपका महाकाव्यम, महाकाव्यम, ठीक है। ये आपके विशेषण विशेष्य शब्द से संबंधित। लिखिए इसको,
दूसरा प्रकार आपका आता है इसमें उपमान उपमेय का, ठीक है, यानी इसके अंदर उपमा दी जाती है। पहला प्रकार तो आपका हो गया विशेषण विशेष्य से संबंधित। अब है आपका उपमान उपमेय। उपमान उपमेय, ठीक है, इस अर्थ में देखिए किस तरीके से प्रयोग होता है उपमान उपमेय के अर्थ में। जैसे घन इव श्यामः, घन इव श्यामः यानी बादल के समान काला, ठीक है, तो बराबर घन श्यामः, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है बादल से तुलना की गई है श्याम रंग की, ठीक है, बादल की तुलना उसको दी गई है, तो उपमा किसकी दी गई, बादल की। कमलम इव, कमलम इव नयनम, कमल के समान नयन, ठीक है, कमलम इव नयनम, तो कमल नयनम, ठीक है, कमलम इव नयनम यानी कमल के समान नयन, जो आपका हो जाएगा कमल नयनम। चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम बराबर चंद्रमुखम, चांद के समान मुखड़ा, चांद के समान मुंह, ठीक है, पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुषः व्याघ्रः इव बराबर पुरुष व्याघ्र इव, व्याघ्र इव, ठीक है, पुरुष व्याघ्र इव यह आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी व्याघ्र के समान पुरुष। अब इसके अलावा देखिए कुछ अन्य जो है आपके कर्मधारय उदाहरण देखिए, कुछ अन्य उदाहरण हैं, विद्या एव धनम, विद्या एव धनम बराबर विद्या धनम, विद्या एव धनम बराबर विद्या धनम, ठीक है, चलिए इसको उतारिए, चौक चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय समास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है कि एक तो ये उपमान उपमेय जिसमें किसी की उपमा दी जाती है, जैसे बीच में इव इस तरीके के शब्द जोड़ दिए जाते हैं, इव है लास्ट में एव है, इस तरीके के जब अव्यय बीच में जुड़ते हैं, जब किसी की तुलना होती है तो उसके अंदर आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है।
चलिए अब द्विगु समास को हम देख लेते हैं कि द्विगु समास में किस तरीके से होता है। द्विगु समास, हेडिंग लगाइए द्विगु समास। देखिए जब अभी हमने कर्मधारय पढ़ा, कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास होगा। ठीक है, पहला पद इसका जो है आपके संख्यावाची होना चाहिए। आगे एक शर्त और देख लीजिए, यह समास प्रायः समाहार, कोष्टक में आप लिखते समाहार कहलाता है समूह, ठीक है, के रूप में होता है। ठीक है, तथा विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है बेटा, लिखिए, यानी आपको ये समझ लेना है इसके अंदर सीधा सा कि कोई भी पद जब संख्यावाची होगा, आप इसके नाम से ही समझ लीजिए। देखिए नाम लिखा हुआ द्विगु, द्वि द्वि कहते हैं दो को, है ना। वैसे एक समझने का तरीका बता रहा हूँ, इसका अर्थ दो नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। तो द्वि कहलाता है दो, यानी द्वि का अर्थ हो गया कोई संख्या। तो किसी भी शब्द में अगर कोई संख्यावाची शब्द आ रहा है तो सीधा आंख बंद करके लगा दीजिए द्विगु। ये पहचानने का तरीका है आपके लिए। चलिए मैं कुछ उदाहरण आपको लिखवा देता हूँ, ये मिटाइए आप। जैसे त्रयाणानाम लोकानाम समाहार बराबर त्रिलोकः। ये देखिए इस वाक्य में ये त्रि, पहला शब्द त्रि, त्रि का अर्थ होता है तीन,
ठीक है, तो पहला शब्द आ गया त्रि, यानी संख्यावाची शब्द है, यानी तीन लोगों का जो समूह है उसको हम जो है त्रिलोक कहते हैं। तीन लोगों के समूह को त्रिलोक कहा जाता है। तो त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोक। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, पंचानाम वटानाम समाहार। पंचानाम वटानाम समाहार बराबर पंचवटी। ठीक है, पंचानाम वटानाम समाहार बराबर आपका हो जाएगा पंचवटी। सप्तानाम शतानाम, सप्तानाम शतानाम समाहार। आपको समास विग्रह इसी तरीके से करना, ध्यान रखिए वहां पे पेपर के अंदर भी। ठीक है, ठीक है, सप्तानाम शतानाम समाहार बराबर सप्तशती। सप्तानाम शतानाम समाहार बराबर सप्तशती। अष्टानाम अष्टानाम अध्यायानाम अध्यायानाम समाहार बराबर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, यानी 8 अध्यायों का समूह जो है क्या कहलाती है, अष्टाध्यायी कहलाती है। त्रयाणानाम भुवनानाम भुवनानाम समाहार बराबर त्रिभुवन। त्रिभुवन, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं। सप्तानाम दिनानाम समाहार, यानी 7 दिनों का समूह। ठीक है, बराबर सप्त दिनम। सप्त दिन, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिए और आपके ये 2 समास आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु जो समास है वो आज हमने पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और जैसे भी व्हाट्सएप से या जैसे भी आप उचित समझें। कोई अगर क्वेरी है, दिक्कत है तो
और जिन विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पर ये पार्ट 6 आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना वीडियो के जस्ट नीचे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो वहाँ पे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन वो सब, और आगे जाकर के कुछ कंटेंट भी उस ग्रुप में मैं डालने वाला हूँ, तो आपको कुछ काम आ जाएगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं विराम देंगे, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा नहीं है अभी मेरे पास। तो हालांकि क्लास लेने की भी क्षमता नहीं थी आज मेरे को, लेकिन आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ा, क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन आपका फिलहाल कीमती है। आज 14 तारीख हो गई है, तो क्योंकि धीरे धीरे समय आपका निकल रहा है। 7 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट झेल करके भी हम कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।